आज की यूथ को भी इतना पता नहीं, देखिए हमारे पेरेंट्स जो थे ना वो इतने शायद वेल एजुकेटेड नहीं रहे। जैसे सेठ का मेरा ज़्यादातर करियर जो है वो सेठों के साथ ही गुजरा है। जो सेठ ने कह दिया वो बिल्कुल ठीक, आपकी बात ठीक। कैरियर वाइज टिपिकल एक माइंड सेट। सीनियर एचआर प्रोफेशनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान रज़ा, रैंडम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूं। आज हम सीनियर एचआर प्रोफेशनल खुर्रम इकबाल साहब से मिलने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी खुर्रम साहब, बताएं अपने बारे में कुछ प्लीज़। अच्छा, मेरा जो करियर है या एजुकेशन है वो स्टार्ट हुआ 1998 से। मेरी डिग्री थी कंप्यूटर साइंसेस की। उस टाइम एक्चुअली हुआ ये कि आफ्टर मैट्रिक के कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आगे क्या करना है और किस फील्ड में जाना चाहिए, साइंस ग्रुप में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए। तो मेरे कज़न हैं, कासिम उनका नाम है, उन्होंने उस टाइम एक नया डिप्लोमा स्टार्ट हुआ था, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा जी आप इसमें एडमिशन ले लो। उसमें एडमिशन ले लिया, लेकिन उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक्चुअली इस स्टेज पे, इस एज जो आई मीन यंगर एज में कोई आपको अगर गाइड करने वाला ना हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसीजंस लेना। उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद आगे क्या करना है, फिर कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड चूज़ की। उस टाइम एक पैशन भी था कंप्यूटर साइंसेस का और एक नया ट्रेंड भी था, और आई थिंक मेरे पास कंप्यूटर भी था उस ज़माने में। हमें 386 भी था, हमें विंडो बेस 3.1 विंडोज़ उसके ऊपर रन होती थी। तो हम वो किया, फिर कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड स्टार्ट की। आई मीन 3 साल की डिग्री थी। अगेन एक ट्रेंड चल रहा था कंप्यूटर साइंसेस का। डिग्री करने के बाद एक हर यंगस्टर को जो डिफ़िकल्टी फेस होती है कि आगे आपने क्या करना है, जॉब किस तरह लेनी है, वो भी आइडिया नहीं था। रेफरेंस बेस्ड जॉब मिल गई आईएसपी में, उधर जॉब स्टार्ट कर दी। फिर मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वहाँ पे कुछ अर्सा जॉब की, तो कुछ बात बन नहीं रही थी कंप्यूटर साइंसेस में। ऑल्दो पैशन भी था, कुछ करने की जुस्तजू भी थी। आप नेटवर्क्स में मैं ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन 2004-5 तक वो था, डाउट ही था कि क्या करना है। फिर इन द मेन वाइल मैं मास्टर्स का मुझे हुआ कि मैं मास्टर्स कर लूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी पंजाब में एंट्री टेस्ट दिए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। लकीली पंजाब यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया, मास्टर्स स्टार्ट किया था उन्होंने एचआर में। वो टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया, मास्टर्स उसमें हमने एनरोल हो गए। डिग्री 2005 में स्टार्ट हो गई। उस लकीली रॉयल पाम में मुझे एचआर में ही जॉब ऑफर हो गई। डिग्री स्टार्ट हो गई, इधर से एचआर में जॉब स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से मेरा एचआर का जर्नी स्टार्ट हुआ था, रॉयल पाम। देन उसके बाद गार्डियन सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वो फाइनेंशियल एक कंपनी थी जो कॉलोनी टेक्सटाइल की सब्सिडरी थी। फिर सिस्कॉन एक वो आईटी बेस्ड कंपनी रही है। तो उस वहाँ पे तकरीबन मैंने 5 साल गुजारे। आईटी और एचआर क्योंकि था, तो वो एक लंबा पीरियड वहाँ पे गुजर गया। फिर उसके बाद सैमसंग में भी काम किया थोड़ा सा, नॉट एक्चुअली सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ काम किया। फिर चांस मिल गया दुबई जाने का, दुबई में 2 साल गुजारे। फिर जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम किया। रिसेंटली आई एम एंगेज्ड विद आईटी सेक्टर अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर हाउस। इस यहाँ पे आने का जो डिसीजन था, क्योंकि 5 साल पीछे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गुजारे, और इस 15 साल के करियर में मैंने देखा कि आप इनिशिएटिव्स ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। एसकेबी में मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स रही काम करने के हवाले से, क्योंकि जो उनके ऑनर रहे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, आई मीन वो थोड़ा सा जो आप कह लें कि टिपिकल एक माइंड सेट होता है ना, जो हमारे अनफॉर्चुनेट स्टेट कल्चर में वो था। वो आगे जाके मैं आपसे सवाल करना है। हाँ, तो वो बड़ा फेस किया मैंने। तो फिर वो डिसीजन मैंने ये लिया कि क्यों ना आईटी सेक्टर को एक्सप्लोर किया जाए, और अल्टरनेटिव में मुझे चांस दिया।
यहाँ पे मेरी बड़ी लर्निंग हुई है। ERPs पे डिफरेंट काम किया, डिफरेंट टूल्स पे काम किया, फिर और भी सीखने को मौका मिला। फिर यंगस्टर्स के साथ एंगेजमेंट का दोबारा मुझे मौका मिला, जो डेवलपर्स हमारे आ रहे हैं और नई यूथ आगे आ रही है। तो ये एक छोटा सा जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। डाइवर्स करियर रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर भी एक्सप्लोर किया, कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लोर किया, IT भी एक्सप्लोर किया, हॉस्पिटैलिटी भी एक्सप्लोर किया। तो ये छोटा सा HR का 50 साल का जर्नी है। अब रिसेंटली थोड़ा सा बिज़नेस के हवाले से देख रहा हूँ, गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, लेकिन अभी वो अभी बहुत अर्ली फेज़ में है। उसको प्लानिंग फेज़ में आप कह सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपना कैरियर वैसे कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट किया था, तो जैसे अब कंप्यूटर साइंस इन हो गई, बहुत ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजी है, AI आ गया और ChatGPT और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो आपको लगता है कि अगर आपने वही कैरियर परस्यू किया होता कंप्यूटर साइंस का अब तक, तो आज आप कैरियर वाइज या इंडस्ट्री वाइज काफ़ी आगे होते? देखिए, बात ये है कि आपकी बात ठीक है। मुझे बहुत से लोगों ने मशवरा दिया इन बिटवीन जो मेरा करियर है कि आप वापस कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाए। एक्चुअली अल्केमेटिव को ज्वाइन करने का मकसद भी यही था। सॉफ्टवेयर हाउस को या अल्केमेटिव ना भी होती, कोई और भी IT इंडस्ट्री होती, मेरा ज्वाइन करने का मकसद भी यही था कि मैं कंप्यूटर साइंसेस और HR कोई ऐसा कॉम्बो बन जाए कि जो मेरे लिए भी बेनिफिट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ है अभी भी। देखिए ना आप, मैंने वो टूल्स शायद दिनों में सीखे हैं या उनको इम्प्लीमेंट किया है जो शायद किसी नए बंदे के लिए मुश्किल होता है सीखना। आई मीन इस इंडस्ट्री में रह के हमने डिफरेंट ERPs पे काम कर लिया, डिफरेंट टूल्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स थे, उनको इम्प्लीमेंट करके ऑटोमेट किया, और उस पर लर्निंग तो इंसान की सारी ज़िंदगी रहती है। फिर AI के ऊपर ऐसा वैसा काम तो नहीं किया, लेकिन AI किस तरह हेल्प कर सकता है डिफरेंट करियर्स को लेकर और डिफरेंट चीज़ों को लेकर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इवन इन योर जॉब किस तरह कर सकता है, आप वो हेल्प किया। तो या थोड़ा सा ग्रेट तो है कि कंप्यूटर साइंसेस को अगर ना छोड़ता तो आज करियर कहीं पे होता, लेकिन ठीक है। अब आप अगर दोनों का कॉम्बो भी कर लें तो वो हेल्प कर जाता है। और मुझे तो एडवांटेज रहा है कंप्यूटर साइंसेस का हमेशा से ही, और HR की फील्ड में भी रहा है। तो लेकिन क्लैरिटी आजकल के यंगस्टर्स को होना वैसे ज़रूरी है कि उन्होंने किस फील्ड में जाना। हमारे टाइम पे तो कोई वो था ही नहीं कि किसी ने गाइड ही नहीं किया कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। बल्कि मैंने आपसे सवाल करना भी है कि जितने भी हमारी एज ग्रुप के एग्जेक्टिव्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जब भी उनसे बात की जाती है तो मेरे ख्याल 95% एटलीस्ट वो ये कहते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, एग्जैक्टली, जिसकी वजह से हम सही प्रोफेशन चूज़ नहीं कर पाए या चूज़ करने में बड़ी मुश्किल आई। इसको आप आज की जनरेशन से कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, जितने भी सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं या हम लोग थे, हमारी बस किस्मती तो नहीं कह सकते। देखिए, हमारे पेरेंट्स जो थे ना, वो इतने शायद वेल एजुकेटेड नहीं रहे कभी भी, और वो हमेशा जो है इस जुस्तजू भागदौड़ में लगे रहे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए। क्या पढ़ लिख जाए वो किसी को भी नहीं पता था। Yes, exactly. ठीक है, तो वो हमने खुद ही हाथ पाँव हमारा इधर से पता किया, और उस टाइम इतनी फील्ड्स भी नहीं होती थी। IT नया नया आया था, मैं उसके बाद IT के बाद MBA स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो गाइडेंस वो लैक की है कहीं ना कहीं। या तो IT की तरफ चले गए या मास्टर्स की मैनेजमेंट फील्ड की तरफ चले गए। अगर आप कंपेयर करें आज की यूथ को भी इतना पता नहीं है वैसे, क्योंकि अगर आप रोज़मर्रा की उनको देखें, या मैंने जो इंटरव्यूज़ किए हैं बच्चों के थ्रू आउट माई जर्नी, स्पेशली इन अल्केमेटिव, तो क्लैरिटी नहीं है बच्चों में कि वो करना क्या चाहते हैं। ठीक है, या वो प्रिपेयर हो के आते नहीं हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें एक बच्चे ने डेवलपमेंट की जॉब थी और बड़ी क्लैरिटी के साथ वो जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन थी। वो बच्चे को क्लैरिटी नहीं थी कि उसने डेवलपमेंट करनी है, उसने बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, बस उसको जॉब चाहिए। तो आजकल की भी यूथ को गाइडेंस की ज़रूरत तो है। हाँ, इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये एक अलग बात है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है
आप वो करें, फिर उसके बाद वेल प्रिपेयर होकर मार्केट में उतरें कि आपका टारगेट क्या है, इंटरव्यू प्रिपेयर करके आए, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपने आगे किस फील्ड में, किस सेक्टर में ग्रो करना है। तो वो गाइडेंस की ज़रूरत तो कहीं ना कहीं रहती है बच्चों को। इस सिलसिले में मेरी जो वीडियो है कैरियर काउंसलिंग पे, आप वो जरूर जाके देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये हमारे यहाँ ये है, जी ज़्यादा लोग या तो स्कोप के पीछे जाते हैं डिग्रीज़ में, और अगर इंटरेस्ट होता भी है तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो, क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है एग्जैक्टली। और फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि बहुत से लोग इस वजह से कोई भी डिग्री कर लेते हैं कि हमारे कज़न ने की थी, या मोहल्लेदार ने की थी, या फलां बंदे ने की थी, तो उसको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल या उसका कैरियर ग्रो कर रहा है, वो इंटरेस्ट के बगैर ही चले जाते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। ठीक है, वो कज़न ने कितनी सीधी हो तो तुसी भी कर लो, ऐसे नहीं होता। आप अपना इंटरेस्ट देखें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करें, बजाय इससे कि आप कज़न ने की थी या जिस जो ट्रेंड चल रहा है। जी जी, ठीक है, उस इंटरेस्ट के अलावा जब आप डिग्री कर लेते हैं या करियर चूज़ कर लेते हैं, फिर आप जब जॉब मार्केट में उतरे तो प्रिपेयर होकर उतरे। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखें कंप्यूटर साइंसेज में या मैनेजमेंट में कई फील्ड्स हैं, जी जी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किधर जाना है, और आपने अपने आप को पहचानना बेसिकली कि आप किस में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंप्यूटर साइंसेस उस टाइम शायद इसलिए छोड़ दी थी, करियर की बात कर रहा हूँ, शायद इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा नहीं मिली थी। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती और कोई थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल जाती ना, शायद मैं कंप्यूटर साइंसेस उस टाइम ना छोड़ता। तो आज ये चीज़ तो कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन क्योंकि मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इसके अंदर आज के दौर में भी सिर्फ पेरेंट्स नहीं, या माशरा हम इस सारी चीज़ के जिम्मेदार है। क्योंकि मेरे ख्याल है कि इवन जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस सिलसिले में कोई खास किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह कैरियर काउंसिल हैं कि जो आपको प्रॉपर गाइड करें, आपके इंटरेस्ट को स्कोप के साथ लेके चलें। वो सिर्फ मुझे लग रहा है अनस्किल्ड यूथ ही जो है वो मार्केट में आ रही है। वो इसलिए आ रही है, देखें, एक तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है ना, एक तो बिजनेस हब बन गए हैं। जी, ठीक है, एग्जैक्टली। और बिजनेस जब हब बन जाए तो वो फिर दे डोंट रियली केयर कि आपने क्या प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो आपको मार्केट में जो यूथ मिल रही है वो ज़्यादा अनस्किल्ड ही मिल रही है। ठीक है, चले ये भी ठीक, ये भी एक बदकिस्मती है कि शायद कोई एक या दो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो स्किल्ड यूथ प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन लोग, बच्चे जब आ जाते हैं उसके बाद जो चीज़ें बच्चों को खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ओके हमारे, और मेरा ख्याल है कि हर बच्चे को पता होता है कि वो कहाँ पे खड़ा है इसमें। यानी अगर मैंने डिग्री की है, अगर मैंने ग्रेजुएशन की है, तो मुझे पता है कि मैं इस डिग्री को करने के बाद कहाँ पे पढ़ा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और मेरे पास वो स्किल सेट है कि नहीं है कि मैं मार्केट में उतरूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी या मैं करियर में ग्रो कर जाऊँगा। तो बच्चों को ये पता होता है, टू सम एक्सटेंट पता होता है। प्लस अगर थोड़ा सा अपना स्किल पॉलिश कर ले, अब तो बहुत इजी हो गया आफ्टर एआई और आफ्टर कंप्यूटर, जितना आपका सोशल मीडिया और जितना एक्सपोजर बच्चों को मिल गया है, तो लर्निंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। माशरा, आपकी बात ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और माशरा इटसेल्फ जो है उसको भी थोड़ा सा ब्लेम करने की ज़रूरत है, और ख्याल करने की भी ज़रूरत है कि हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं इधर एक अल्केमेटिव में ही मैंने एक सेशन करवाया था एम्प्लॉय इंगेजमेंट का। तो हम कॉर्पोरेट लीडर्स और डिफरेंट इवन बच्चों को भी बुलाते थे जो आउटशाइन करते थे अपने। एक बच्चे को हमने बुलाया था फ्रॉम सऊदी अरेबिया, पाकिस्तानी था लेकिन वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने उसका नॉलेज जो था आईटी के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, एट द एज ऑफ 10 वाज आउटस्टैंडिंग। तो हमारे यहाँ ये फुकदान, अभी मेरे पीछे मैंने अपने बच्चों के स्कूल में बात की थी। मैं कहा कि आप बच्चों को स्कूल कंप्यूटर की बुक्स पढ़ा रहे हैं, वो 3.1 विंडोज़ वाली और वो टास्क बार वाली। मैं कहा उससे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, ये तो बच्चे वैसे ही सीख लेते हैं। मैं कहा उनको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाए, तो लेकिन उसके ऊपर भी उनकी कुछ बात पे मैं
सहमत हूँ कि कहते कि हम कर तो लें, फिर उसके लिए हमें वैसे ही स्किल टीचर्स चाहिए, फिर वैसे ही हमें उनको पे करना है, तो रिलक्टेंस फिर पेरेंट्स की तरफ से भी आती है जब स्कूल की फ़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है। या मैं कहते हैं आप इसमें अवेयरनेस पैदा करें और इसको स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बच्चों को ले जाएं ताकि वो कुछ निकले, उनको पता तो हो कि उन्होंने क्या करना। अच्छा, स्टेट कल्चर के बारे में बात हो रही थी आपसे, तो स्टेट कल्चर का बताएं कि कितना डोमिनेटिंग है पाकिस्तान में, क्या वजह है कि स्टेट कल्चर उस तरह से ब्रेक नहीं हुआ जिस तरह पूरी दुनिया में हो चुका है? एक्चुअली स्टेट कल्चर बहुत डोमिनेटिंग है पाकिस्तान में। आपकी ज़्यादातर जो लोकल इंडस्ट्री है वो स्टेट कल्चर बेस्ड थी, और मेरा ज़्यादातर करियर जो है वो सेठों के साथ ही गुजरा है। तो उसमें दो एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। एक रिसेंटली जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एसकेबी के साथ। अब एसकेबी 1954 से मार्केट में है, और अगर टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में कहा जाए तो पाकिस्तान की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से टॉप 10 में तो आती है जी। डेस्कॉन मेरा ख्याल है 80s में इस्टेब्लिश हुई थी, और डेस्कॉन अभी कहाँ पे खड़ी है, और एसकेबी को शायद कोई भी नहीं जानता, शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई लोग जानते हों। उसकी वजह ये है कि जो उसके सीईओ हैं वो टिपिकल माइंडसेट जो था एक सेठ का जो होता है, अच्छा जी ये काम है, मेरा एक मुंशी है और वो मुंशी सारे काम करेगा। वो के डिपार्टमेंट भी इन प्लेस हैं, लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो डोमिनेटिंग पार्ट यही है कि अच्छा जो मैंने कह दिया और अपने मुंशी को कह दिया वो उसने करना है और वो वैसे ही काम होगा। फिर जो सेठ ने कह दिया वो बिल्कुल ठीक। आपने हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं वो हायर किए हुए हैं, ठीक है, आप अपना उसको ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में चला रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, फिर व्हाट्स द यूज़ कि आपने इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हायर किए हुए, इंजीनियर्स हायर किए हुए, जीएम लेवल के लोग हायर किए हुए। फिर जो एक वो टिपिकल वर्ड होता है क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं किया आपने, ठीक है, चेन ऑफ कमांड आपने अपने हाथ में रखी है, अथॉरिटी अपने पास, अथॉरिटी अपने पास है कि आपको 1 रुपया भी चाहिए ना तो आपने सेठ के पास जाना है। आपने एक वो प्रोसेसेस नहीं डेवलप किए ना, एसओपीज बनाए। तो एसकेबी का तो ये एक पूरी केस स्टडी बन सकती है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बेस पे चल रही हैं, जो सेठों के ऊपर चल रही हैं, उनका यही अलमिया है, वो चेन ऑफ कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं। प्रोसेसेस वो चाहते भी हैं बन जाए, लेकिन वो बनने भी नहीं देते, क्योंकि वो एक उनके हाथ से वो निकल जाता है, अथॉरिटी निकल जाती है। चेंज को रजिस्ट करते हैं, चेंज को तो बहुत रजिस्ट करते हैं, लेकिन चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो खैर हर कोई रजिस्ट करता है, लेकिन प्योरली इसमें जो कहना, इसमें चेंज से ज़्यादा अथॉरिटी का वो है कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है, चाहे वो ठीक ना भी हो, वो ठीक है। आपका बिजनेस है, आपको एक्सपीरियंस होगा और आपने बिजनेस खड़ा किया है और इस लेवल तक आ गया है, ठीक है, लेकिन अगर आपने लोग हायर कर लिए हैं और आप उनको अगर आप अथॉरिटी देंगे और एक प्रोसेस बनाएंगे, और तो हो सकता है जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज खड़ी है, अगर आप प्रोसेस और उनको अथॉरिटी दे के पूरा एक वो इनिशिएटिव उनको लेने देंगे, तो हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इससे ज़्यादा आगे चली जाए। तो वो तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इशू अथॉरिटी का इंस्टेड ऑफ चेंज। जैसे हमने अभी बात की कि बहुत से कैंडिडेट्स जो है प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते इंटरव्यू के, इसमें थोड़ा सा ये भी तो देखा गया कि जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट्स हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो जॉब एडवर्टाइज करते भी हैं तो वो उस तरह डिटेल्स को शेयर नहीं करते जैसे पूरी दुनिया में की जाती हैं। मतलब हमारे यहाँ मोस्टली सैलरी ब्रैकेट को बिल्कुल शेयर नहीं किया जाता। इसको आप किस तरह देखते हैं कि क्लास टॉप पे पूरी दुनिया में आप देख लें कि एग्जैक्टली शेयर होता है कि आपको ये सैलरी है, ये बेनिफिट्स हैं एंड ऑल द पर्क्स। पाकिस्तान में इस चीज़ को काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इसकी क्या वजह है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होगा, इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा, इसको आप किस तरह देखते हैं?
देखिए मेरा ख्याल है कि आपको सैलरी रेंज मेंशन ज़रूर करनी चाहिए और क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट आपको प्रॉपरली मेंशन करनी चाहिए कि आपको कैंडिडेट से क्या चाहिए और ये कोई भी जॉब है इसकी सैलरी ब्रैकेट ये है। उसमें कैंडिडेट को बड़ा लेवरेज मिल जाता है जज करने के लिए एग्जैक्टली मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये जॉब मैंने करनी भी है कि नहीं करनी। अभी पीछे मैं ना लिंक्डइन पे अपना आर्टिकल्स थोड़े से पब्लिश कर देता हूँ, तो उस पर मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था इसी सैलरी के ऊपर लेके, तो वो फिर सैलरी मेंशन करनी चाहिए और जस्टिफाई करनी चाहिए वो सैलरी उस जॉब को। वो जॉब अगर आप एक मैनेजर की जॉब आप डिमांड कर रहे हैं और एक एक्सपीरियंस आप 8 से 10 साल का मांग रहे हैं और वो सैलरी ब्रैकेट आप दे रहे हैं कि जो जूनियर लेवल रिसोर्स की, तो वो आप अपनी ब्रांडिंग एम्प्लॉयर अपनी ब्रांडिंग ख़राब कर रहे हैं बेसिकली। तो वो सैलरी भी जस्टिफाई करनी चाहिए एक्सपीरियंस के साथ और जॉब के साथ, और मेरा ख्याल है कि मेंशन करनी चाहिए ब्रैकेट। वो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने ये जॉब अप्लाई करनी है कि नहीं करनी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। शायद इसलिए भी नहीं करते बैकएंड पे मैनेजमेंट, क्योंकि वो जब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, देखें किसी भी HR पर्सन के हाथ में उसको पता होता है कि मेरा बजट क्या है, मेरी ब्रैकेट क्या है। और बदकिस्मती ये है कि बहुत से HR के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट आए तो वो मैनेजमेंट को खुश करने के लिए उसको कम ब्रैकेट में हायर करते हैं। हालांकि जब आपके पास बजट है तो यार अगर स्किल कैंडिडेट आपको मिल रहा है तो उसको मैक्सिमम उस पर रखें। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्योंकि HR के, ये बताइएगा कि लेबर लॉज जो हैं पाकिस्तान में उस तरह से एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ख़ास तौर पर पे को लेकर या कंपनसेशन को लेकर, इवन के लीव्स को लेकर भी। एनुअल लीव जो हमारे लेबर लॉ में है वो कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने उस तरह से मिलती भी नहीं देखी। इवन के जो 37,000 मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिल रही। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, उसमें कसूर जो है ना वो कुछ कंपनीज का भी है, कंपनी ओनर्स का भी है और कुछ अथॉरिटीज़ का भी है। जो आपने इतने डिपार्टमेंट खड़े किए हुए हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखना। लोग जो आपका जो ऑफिस बॉयज़ हैं, जो स्वीपर्स हैं या इवन जो जूनियर स्टाफ है, उसको मैंने देखा है कि लोगों को वो सैलरीज नहीं देते। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार पे रख लेते हैं और जो मिनिमम वेज है वो 37 है। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो एथिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जी वो आपको एथिकली जब आप किसी को रख रहे हैं तो मिनिमम वेज पे करें। दूसरी चीज़ अथॉरिटीज़ की है, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, जहाँ पे चेक एंड बैलेंस। और फिर तीसरी एक और भी चीज़ है, वो ये है कि जी जब ये लोग आते हैं तो वो अंडर द टेबल को डील हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें रह जाती है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कंपनीज को खुद रियलाइज़ करना चाहिए और एथिकली जो भी मिनिमम वेज है वो पे करनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है ना गवर्नमेंट का भी को ब्लेम करने के बजाय अगर हम अपने उसमें गिरबानों में देखें और ये कहें कि जी आजकल अगर हम एक बंदे को 20-25 हज़ार दे रहे हैं तो 20-25 हज़ार में इवन जो मिनिमम वेज है उसमें भी गुजारा नहीं होता लोगों का, तो 20-25 हज़ार तो वो जाते हैं। वो एथिकली ज़्यादा वैल्यू करती चीज़ बजाय इसके कि आप किसी को ब्लेम करें। वो हमें कंपनीज को खुद देखना चाहिए और कुछ कंपनीज करती भी हैं। ये नहीं है कि सारों को आप एक लाइन में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कम कंपनीज हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एथिकली लोगों को देखना चाहिए। अच्छा कौन सा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ डिफरेंट जॉब्स को जो आपस में मर्ज कर दिया जाता है जो पूरी दुनिया में नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे सेल्स और मार्केटिंग दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं मगर एक ही अम्ब्रेला के नीचे या एक ही पोजीशन के नीचे आ जाते हैं। इस तरह HR एडमिन दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, वो मेरा ख्याल है एक ही नीचे अम्ब्रेला में आ जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? वो मेरा ख्याल है कि वो ऑन अ लाइटर नोट शायद वो कंपनीज पैसे बचाती है कि HR एडमिन को एक उस अम्ब्रेला के अंदर। एक्चुअली HR पहले तो HR नहीं था, पहले तो पर्सनल था या पर्सनल था। पर्सनल, ठीक है। तो वो ओवर द इयर्स वो डेवलप होते होते HR, फिर HR में आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस आ गई। फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा से ही रहा, वो पर्सनल का एक पार्ट रहा एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जो मॉडर्न जो चीज़ है वो HR ऑपरेशंस है और फिर आगे स्ट्रेटेजिक HR है। तो HR ऑपरेशन में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है,
लेकिन आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग both are altogether different different marketing is more like a research based job है, और आपने अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे लेके जाना है, तो और सेल्स आपने वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको आपने बेचना है। तो मेरा ख्याल है कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो शायद रियलाइज़ करती हैं, जो लोकल कंपनीज हैं वो रियलाइज़ नहीं करती, और उनको शायद इतना आइडिया भी नहीं है कि दे बोथ आर, वो मार्केटिंग और सेल्स को एक ही ले लेती हैं, और फिर शायद उनके पास बजट्स इतने नहीं होते, तो वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर दोनों को ले जाती है। इसको इस तरह भी तो देखा जा सकता है कि शायद अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन देखें जो छोटी कंपनी होगी ना वो फिर इसी तरह एक्सप्लॉइट करेगी, तो बड़ी कंपनी जिस होगी वो शायद ना कर सके एक्सप्लॉइट, क्योंकि उसकी नीड्स और उसकी एक ग्लोबली प्रेजेंस जो है वो डिफरेंट होगी। लोकल कंपनी की प्रेजेंस लोकली होगी, वो आप उसकी बात ठीक है, वो एक्सप्लॉइट भी करेंगे, और फिर अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में कि ये दोनों चीज़ें, HR एडमिन डिफरेंट है, सेल्स मार्केटिंग डिफरेंट है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिफरेंट है, तो वो फिर अवेयरनेस भी नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी भी हो गई है आपकी बात अगेन, तो वो लोग कहते हैं अच्छा यार अप्लाई करें, आप जॉब HR एडमिन की जॉब है या अकाउंट एंड फाइनेंस की जॉब है, इसे ले लें। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन ये सारी जॉब्स अलग-अलग ही हैं, और इस पाकिस्तान में एक अम्ब्रेला में इकट्ठी हो गई हैं, तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो HR है इसको करंटली क्या चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पे AI के आने के बाद? देखें पाकिस्तान में HR को चैलेंजेस मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में ओवर द पास्ट 2 to 3 years बड़ा काम हो रहा है HR, ठीक है, बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। ज़िशान है PIPD के हैं, वो बहुत अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, और वो मेरा ख्याल है उन्होंने HR के ऊपर सर्टिफिकेशंस भी करवा रहे हैं, CHR भी करवा रहे हैं, 10th मई को इवेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन इतनी आ जाती है। मैं रिसेंटली गॉट टच विद हिम, कुछ अर्सा हुआ है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उनका मई में एक 10th मई को बता रहा हूँ मैं, 10th मई को इवेंट हो रहा है। इसी तरह और भी काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चैलेंजेस जो है ना वो ये है कि यूथ लोगों को सिर्फ HR का पता है, HR अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों, अच्छा ये एक डिपार्टमेंट है, उसके अपने अंदर क्या चैलेंजेस हैं, फिर लोग जो आ रहे हैं HR में वो इतने स्किल्ड नहीं है कि उन्होंने हैंडल किस तरह करना है उन चैलेंजेस को, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ज़िशान जैसे लोग इस पर काम कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कैसे लेके देखना है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स को किस तरह लेके देखना है, और HR के जो HR ऑपरेशंस जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसमें आपका पेरोल भी आ जाता है, जिसमें आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी आ जाती है, लीव मैनेजमेंट भी आ जाती है, उसको किस तरह लेके देखना। फिर HR के जो अपने मैट्रिक्स हैं वो अवेयरनेस वही बच्चे पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे उन्होंने काम नहीं किया होता, तो और यूनिवर्सिटीज़ वालों ने ना कभी करवाया होता, तो ये चैलेंजेस हैं। लेकिन आई थिंक ओवर द ईयर पास्ट 4 to 5 years बहुत काम हो रहा है HR के ऊपर, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अब एक कम्युनिटी तो बना रहे हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो HR की कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। लाइक बहुत से प्रोफेशनल्स जो हैं या बहुत से बच्चे और बहुत से बच्चियाँ, वो आप अपनी कम्युनिटी में एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि जो एक तो लर्निंग भी हो, और वो ये देखे कि अच्छा ये आपकी कम्युनिटी के जो मेंबर हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको कैसे वो किस चीज़ों में लैग करते हैं कि जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, और उनको जॉब के लिए कोई या कोई उनका जो भी है उसमें वो हेल्प करें। इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की बेहतर है कि बजाय इवेंट्स तो कर ही रहे हैं, देखें इवेंट्स तो चल ही रहे हैं, HR के डिफरेंट इवेंट हो जाते हैं और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, और एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है विच इवेंचुअली हेल्प्स
किसी भी सीनियर प्रोफेशनल के लिए, लेकिन जो सीनियर प्रोफेशनल नहीं है और जो मिड में है, कुछ जूनियर है, उसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। चलें, ठीक है, कौन साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।